उमेश पटेल लिख दिया पूरा पूरा अच्छा। पेपर रंगा पड़ा है रायगढ़ का। लखेश्वर जी, भूपेश बघेल जी और उमेश जी का नाम मिटाया गया ना यादव जी का, उसमें स्थगन दे दो एक तो। क्यों नाम मिटाया गया करके कि स्थगन दे दो। प्रश्नकाल श्री लखेश्वर बघेल। और कोई मैटर तो है नहीं, इसलिए उसी में स्थगन दे दो। बना के दीजिए, आप बना के दीजिए, लगा दीजिए। चलिए प्रश्न लीजिए। जी नहीं, ये कौन बना के दिया जी, जिसको आप लगाए हो अभी, ये कौन बना के दिया? मैं बनाया हूँ। सही में? हाँ, कोई शक है? तो फिर वो भी बना लो, फिर उसमें क्या आपकी नहीं काबिलियत नहीं, की कमी थोड़ी है। वो अलग मैटर है ना। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कुछ कार्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, लेकिन पूर्ण अपूर्ण कार्य से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं और ब्लॉक जिला लेवल के अधिकारी देते हैं कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उत्तर आया है 178 कार्य अप्रारंभ है। इसी प्रकार सरगुजा क्षेत्र में अलग अपूर्ण की बताई गई है और मध्य क्षेत्र में भी 61 कार्य अप्रारंभ बताई गई है। तो मैं जानना चाहूँगा ये इस प्रकार की विरोधाभास क्यों? ब्लॉक में अलग जानकारी, जिला में अलग जानकारी, प्रदेश से अलग जानकारी। ये सब न्याय यात्रम जाके पूछो, न्याय यात्रम सब पता लग जाएगा। जी जी जी, यहाँ पूछने के बजाय यहाँ भी तो न्याय मांग रहे हैं भैया। न्याय वहीं मिलेगा भैया। अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, जो बस्तर प्राधिकरण के स्वयं वहां के उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे और उस क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय से आप माननीय सम्मानीय सदस्य रहे हैं। ये आपके समय का है, आपने स्वीकृति दे दिया। अब स्वीकृति दे दिया तो काम तो समय पे पूरा करना था महोदय। अब आप ये प्रश्न अभी लगा रहे हैं, तो महोदय हमने पूरी जानकारी दिया है कि जो अभी तक इतने दिनों के बाद प्रारंभ जो नहीं हुआ, दर्द और दवा एक साथ मांग रहे हैं। तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दुआ देना। अब इसलिए अब उसकी जानकारी हमने दिया है। जी 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 जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, ब्लॉकों से जानकारी आई है अप्रारंभ किए हुए कार्य के निरंक, लेकिन आपके द्वारा जवाब में दी गई है कि इतने कार्य अप्रारंभ हुई है, लेकिन वे ब्लॉक से होते नहीं हो। क्या चिड़िए क्या मामला, लेकिन ये सिर्फ आपने घ में बताया कि कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से अप्रारंभ कार्य को वित्त विभाग के सहमति प्राप्त पश्चात प्रारंभ करने के निर्देश दिए, लेकिन कलेक्टरों के द्वारा जैसी सरकार बदली वैसी जो भी अपूर्ण कार्य है प्रारंभ नहीं किए, उसमें रोक लगा दी गई थी। आज तक उसका काम को प्रारंभ करने में कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपके द्वारा बोले कि सिर्फ प्राधिकरण कार्य के लिए वित्तीय संतुलन के लिए है कि और दूसरा ये आदिवासी लोगों का पैसा है, छोटे छोटे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसा सैंक्शन हुआ था, उसको वित्तीय संतुलन के लिए उसको रोक लगा दी गई। बड़े बड़े काम है और भी जिला स्तर पे काम सैंक्शन हुए, डीएमएफ फंड का हुआ, हमारे समग्र विकास का पैसा हुआ, उसमें कोई नियंत्रण के लिए रोक नहीं लगाई। सिर्फ मात्र आपके द्वारा प्राधिकरण के जो छोटे छोटे आदिवासियों के हित के काम करते हैं उसके लिए आप रोक लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है
कि इतने ये बहुत छोटे काम होते हैं और समय पे पूरा करना होता है, और जो इतने दिन के बावजूद अगर नहीं काम प्रारंभ हुआ, इवन यहाँ तक कि लेआउट तक नहीं हुआ महोदय, तो ऐसे कार्य को तो निरस्त करके हम फिर से हम देखेंगे जो स्थिति बनेगी। हमारी सरकार, नई सरकार आई है, हम अपनी मंशा के अनुरूप, आपके मंशा के अनुरूप, वहाँ की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हम निर्णय करेंगे। आवश्यकता थी, इसीलिए अनुमोदन करके उसको कार्य जारी किया गया था महोदय जी। लेकिन आप फिर से समीक्षा होगी, ये तो मतलब समझ के परे है। लेकिन मेरा निवेदन है, ये छोटे छोटे कार्य है और आदिवासियों के साथ इस प्रकार के आदिवासी मंत्री, ट्राइबल मंत्री भेदभाव न करे और तत्काल जारी करने के लिए, कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश दे, यही चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारा अभी प्राधिकरण का नया गठन होगा, और जब गठन होगा तो आप माननीय सदस्य तो रहेंगे ही, इस विषय को आप वहाँ भी रखिएगा, उस पर जरूर पुनर्विचार किया जाएगा। माननीय मंत्री साहब, उस काम को जनता ने सुन के पहले भेजा है। अभी नया काम, नया सरकार आए तो नया दो ना, कौन रोक रहा है? ये पुराना काम को क्यों रोक रहे? पुराना काम में जनता बोले, आम आदमी वहाँ जाने के लिए दिक्कत हुआ, सीसी रोड बन रहा है, पुलिया बन रहा है, आधा तो बन चुका है, पैसा नहीं निकला है सर, और उसमें दिक्कत है। लोग कुली की, हमारा मिस्त्री हो, सरपंच हो, बहुत दिक्कत है। उसमें अगर जांच करके जितना काम हुआ है उनको देने से, जो गोदी वाला गरीब आदमी दादी, वहां से लोग बोल रहे हैं सरपंच सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, रोक डाला है। सरकार बनते ही आपने इतना पैसा वापस बुलाया था, वो आज तक स्वीकृत नहीं हुआ। पैसा कहाँ गया आप तक पता नहीं चला। वो तुम कर लेना ना, उसको तुम कर लेना। बीच में अड़ंगा डालने काम मत करना। डाली है, आप ही ने डाली, आप ही भुगतो उसको। आप उसको अड़ंगा डालने काम मत करना, आपको बधाई देंगे। लेकिन वो जो काम है सर, सरपंच को दिए, सरपंच आधा किए हुए है, मिट्टी डाला हुआ है, रेती डाला हुआ है, उसका पैसा लेबर काम किया, वो सरपंच को घेराव कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। मोतीलाल साहू जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वो लोग क्या करेंगे? उसको जितना अगर काम किया उसको तो पेमेंट होगा ना। बोलना है गाँव का आदमी, गरीब आदमी, गोदी वाला। अध्यक्ष महोदय, कुछ जवाब दे रहे मंत्री जी। देखिए, पूरी बात अगर हम रखेंगे तो आप यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा आपको। प्राधिकरण हो तो क्या हो, ईडी लाओगे, वही का मिसाइल भेज दोगे। और एक बात, फालतू बात मत करना, जनता का काम है, हमारा काम का बात नहीं है। ऐसे डरवाना चाहिए इसको, क्या करने वाला चाहिए? हम हमारे लिए बोल रहे हैं क्या? हमारा घर का काम के लिए बोल रहे हैं क्या? ईडी ने आपकी बात आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता का काम है, बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि दिया है, वो जो लेबर जो परेशान हो रहा है। मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए आप। मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। मैंने बता दिया भाई, बता रहे हैं। ये तीनों प्राधिकरण में जितने अपरारंभ हैं और जो कार्य अपूर्ण है, तो बता रहे, सुन जो लीजिए। कार्य अपूर्ण कवासी जी है, सुन लीजिए, जो बता रहे हैं उसको सुन लीजिए। उसमें मैंने बता दिया कि बस्तर प्राधिकरण की अपूर्ण कार्य 1045, उसको पूर्ण कराना आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। और एक होना चाहिए, ये पूर्ण होना चाहिए जी। लेकिन महोदय, तमाम सारे विभाग का जितने भी जो अपरारंभ कार्य थे, तमाम सारे विभागों का जो निर्माण एजेंसियां थी, उन सबको शासन के निर्देश से ही वो सबको निरस्त किया गया है। ये शासन ने आदेश जारी किया है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कर रही है। इसके पहले भी इस तरह के आदेश जारी होते रहे हैं, और इसलिए कृपा करके ये आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करिए। मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूंगा महोदय, आपके माध्यम से, कि बहुत सारे, आप भी बल्कि निरीक्षण करें
कि बहुत सारे सरपंच हो या संबंधित एजेंसी हो, बिना काम किए वहां एक ढेला भी काम नहीं हुआ, इसके बावजूद उसमें से 40% राशि निकाल लिया गया है और वो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं कि वो काम कैसे पूरा करें। इस बात को भी मैं आपसे चाहूंगा कि इस बात का भी तस्दीक करिए और इस संबंधित के खिलाफ जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आप मदद करिए। मैं अब जो बोले नेता साहब उसको पूरे तरह से मदद करेंगे। जो आदमी पैसा अगर खाएगा उसको जेल होना चाहिए, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, उसमें हमको सहयोग करो, हम उसको एफआईआर करने में भी सहयोग करेंगे। अगर बिना पैसा काम किया पैसा नहीं निकला उसको हम लोग निवेदन कर रहे हैं, अगर ऐसा अगर 420 किया उसको किसी भी जेल भेजो, वो तुम्हारा साथ है। लोग जो किया है वो घर का पैसा कहां से देगा। इसलिए मेरा इससे छोटा सा निवेदन है, जो नहीं किया है फर्जी निकाला है उसको जेल भेजो। हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ हम जाके बोले कि इसको जेल भेजो, लेकिन जो किया है उसको करोगे ना। चलिए किसी भी ठीक, आपने बात रख दी। नहीं सर, इतना जो काम किया है नहीं किया है, मंत्री जी बोला, हम भी मंत्री जी सुन लिए, मंत्री जी सुन, चाहे हमारा पार्टी का हो, तुम्हारा पार्टी का हो, चाहे कोई भी, उसको जेल भेज दो। कोई भी एजेंसी, चाहे पीडब्ल्यू हो, चाहे पंच हो, चलिए लेकिन जो काम किया उसको क्या करोगे, उसको तो करोगे ना। मंत्री जी, एक काम आचार संहिता के पहले स्वीकृत कार्य है, सभी कार्यों का प्रशासनिक स्वीकृति हो गया है, पैसा भी जारी हो गया है, 2-2 किस्त पैसा जारी हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अघोषित आपके द्वारा जो काम प्रारंभ नहीं करने की बात कही गई है ना, उसके कारण से रोक लगाई गई। बाकी सब कुछ पैसा जारी हो गया है, सब कुछ जारी हो गया। मेरा निवेदन है कि एक छोटे छोटे काम है, एक हितग्राही मूलक काम है, जिसका ट्यूबवेल का काम है, ऐसा छोटा छोटा काम है, इसको रोक लगाएंगे और फिर बरसात आएगा, फिर प्रक्रिया करते करते साल भर हो जाएगा, दूसरा प्राधिकरण गठन होगा, वो सैंक्शन होगी। ये सब काम है, छोटे काम है, उसको आप, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, चलिए इसको निर्देश दें कि तत्काल प्रारंभ करें। धन्यवाद। मोतीलाल साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग से संबंधित अनुचित क्षेत्र में प्रयास आवासीय विद्यालय से संबंधित है, जिसमें माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया है, जवाब आया है, जिसमें कक्षा 10वीं का परिणाम 2010 से 18 तक लगभग 100% रहा और उसके बाद 2023 के आते आते कक्षा 10वीं का परिणाम मात्र 92.6% आ गया। जो परिणाम छात्रों का 100% रहा 2018 तक, ये चिंतनीय विषय है कि वो 2023 के आते तक 92.6% हो गया। उसी प्रकार 12वीं का भी प्रतिशत शुरुआती दौर पे 2010 से 18 तक वह भी 100% रहा और 2023 के आते तक 95% पहुँच गया। मुझे इस बात का बड़ी चिंता है कि जिस उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्र के और नक्सल प्रभावित बच्चों को उचित शिक्षा के लिए इस प्रयास आवासीय विद्यालय का शुरुआत किया गया है, शुरुआत बहुत अच्छा रहा, लेकिन इन 5 सालों में जो गिरावट आया है, चूंकि इसका अध्यापन और कोचिंग ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से होता है, मुझे इस बात की पूरी शंका है कि कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और जो आंकड़े भी बताया गया है कि जो नेटवर्क इंटरनेट में जो आंकड़े हैं और इनके द्वारा जो आंकड़ा बताया गया है, उसमें 2019 की जो परिणाम है उसके भी प्रतिशत में अंतर है। इस प्रकार मुझे शंका है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। और प्रश्न करिए ना आप, इस कारण मैं प्रश्न कर लीजिए। मेरा प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष जी कि ये गिरावट आया है 2018 से तक की परिणाम और 2023 तक की परिणाम, ठीक, इस गिरावट का कारण, चलिए मंत्री जी कारण बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ। कारण पूछ रहे हैं बस वो।
अध्यक्ष महोदय, ये प्रयास विद्यालय जो खोला गया, ये आपकी दूरदृष्टि, आपके इस समाज के प्रति, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों को कैसे एक शहरी क्षेत्र में ला करके, बड़े शहरों में ला करके उनको आज की जो ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं या कंपटीशन कैसे तैयारी कर सकें, इसके लिए आपने जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उस समय आपने जो निर्णय किया महोदय, ये दिखाता है कि आपके संवेदनशीलता कितनी है इस समाज के प्रति। उस समय तक ये बहुत अच्छा चला और हमारा एक मॉडल स्कूल होता था। मॉडल क्लास को दिखाने के लिए हम लोग न जाने किनको ले गए महोदय। बहुत अच्छा भी रिजल्ट भी रहा। इसके पहले भी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले आपको मालूम है कि 17 में परीक्षा परिणाम हमारा 100% होता था और 18 तक 99 प्लस जो है इतना होता रहा। लेकिन ये बात सही है कि 2018 के बाद से लगातार इसमें गिरावट हुआ। मैं आप सबको, हमारे जो प्रतिपक्ष के साथीगण बैठे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इस वर्ग के प्रति आपके संवेदना होगी। इस वर्ग को ही आप बिलोंग करते हैं। आपकी चिंता होना चाहिए था कि इन बच्चों का हम जब ला रहे हैं, प्रयास में प्रवेश दे करके उनको एक कैसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे हम तैयार कर सकें, कैसे उसको उत्कृष्ट शिक्षा हम दे सकें, कंपटीशन कैसे दिया में कैसे उसके तैयारी करा जा सके, ये सब सोच करके किया गया था। लेकिन मैंने बताया 2018 के बाद निश्चित ही इसमें ध्यान कम गया। सिर्फ जो है राजनीतिक भर्तियां होती गई, पढ़ाई के नाम पे पूरा वहां बोगस होता रहा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि महोदय, वहां का अभी मैं प्रभार संभालने के बाद सबसे पहले वहां गया था। प्रयास स्कूल जा करके उन्हें विजिट किया, लोगों के बीच गया, बच्चों के बीच में बात किया। वहां देखा मेज की हालत तो खराब है। वो 2 साल से पहले कंप्यूटर का लैब पूरा जला हुआ है। 2 साल तक चलता रहा, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। बच्चों के कोई सुविधा नहीं है, बच्चों की अच्छी कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं है। मैंने तत्काल वहीं पे आदेश दिया महोदय कि ये तत्काल जो है लैब का काम शुरू होना चाहिए। हमने कलेक्टर से भी बात किया और यह तत्काल शुरुआत, वहां काम भी हमने शुरुआत किया है महोदय। ये काम किया है, ऐसे काम होता है। इस वर्ग के बच्चों को आप ला रहे, क्या कर रहे हैं? ये यहाँ कांजी घर में, कांजी हाउस जैसे बच्चों यहाँ ला के रखे। मंत्री जी, ये इस तरह की हम व्यवस्था नहीं होने मंत्री जी, ये आदेश सभी, हमने, हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के हम जो है गारंटी वाली सरकार है। अब इसलिए गारंटी के तहत इस वर्ग के बच्चों के लिए, चाहे लोगों के लिए, जो भी बेहतर शिक्षा होगी, जो बेहतर उनके लिए सुविधा दिया जा सकता है, वो सुविधा दे करके हम बेहतर हम कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ लोग बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ मंत्री है, वरिष्ठ विधायक है। भैया 5 साल के हम लोग जो छोड़ के गया वाला सुधार बताई तो लगी ना। उसके साथ साथ रामविचार यादव जी, रामविचार माननीय अध्यक्ष जी, समय मोदी का मोदी राम जी, जनता ने जिम्मेदारी प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए, कांग्रेस सरकार प्रश्नकर्ता को अभी प्रश्न नहीं किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार पहले इनका हो जाए, फिर में लूंगा। केवल आत्मानंद पर ध्यान दिया गया, उस पे भी कोई क्वालिटी नहीं आ पाई। प्रयास का जो प्रयास मॉडल स्कूल पूरा बस से पत्थर कर दिए।
ये कांग्रेस नहीं रहती तो कलेक्टर कहाँ लगन था? अरे बजट को हजम कर गए, हमारी पार्टी ने तो चीड़ किया, मुझे समझ में नहीं आता। प्रयास और मॉडल स्कूल में कब कब कौन कौन अधिकारी निरीक्षण में गए हैं, वो बुलवा के दिखा लीजिए। चलिए आत्मानंद में स्कूल में तो है। अरे भाई, आपका प्रश्न नहीं है, मोतीलाल जी का प्रश्न है, उनका प्रश्न हुआ नहीं है, आप लोग खड़े हो रहे हो। जिसका प्रश्न है वो पहले 3 प्रश्न कर ले, उसके बाद यदि कोई प्रश्न आता है तो उनको मैं अवसर दे सकता हूं। मोतीलाल जी अपना प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बच्चों का भविष्य का विषय है, और मंत्री जी से आप चाहते क्या हैं ये पूछ लीजिए। जी जी, माननीय मंत्री जी से क्या चाहते हैं? माननीय मंत्री जी ने स्वयं जांच कर पाया है कि उसमें अनियमितताएं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या इसमें जो अनियमितताएं हुआ है उसको जांच कर संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं। मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है। जो भी दोषी होगा, जो भी भ्रष्टाचारी होगा, उसको किसी भी हालत में हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम दंडित करेंगे। धन्यवाद। उमेश पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में एक पूरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक प्रयास के संबंध में आपके बात तो पूरा कर दिया मंत्री जी ने। नहीं, आपने और कोई प्रश्न है? नहीं, इसमें थोड़ी सी एक और है। नहीं, कोई सुझाव है कि प्रश्न विषय है? सही है। मैंने एक प्रश्न और किया था कि 2010 से 2018 तक जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में उक्त बच्चों का जो प्रवेश हुआ है, उस विषय में मैंने प्रश्न किया था, और जानकारी आया है मुझको 676 बच्चों का प्रवेश इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है, और इंटरनेट से देखने से पता चलता है कि इसमें 613 बच्चों का प्रवेश हुआ है। इस प्रकार दोनों में अंतर है, और 2019 के बाद आज तक इंटरनेट में वो अपलोड भी नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये चाहूँगा कि क्या आने वाले समय में पारदर्शिता को देखते हुए, बच्चों को भविष्य को देखते हुए, क्या आने वाले परिणाम को इंटरनेट में अपलोड करेंगे फिर से? 2023 तक हुआ नहीं है, 19 के बाद से, ठीक, 5 सालों में नहीं हुआ है। समझ गए। माननीय अध्यक्ष बताइए। माननीय अध्यक्ष, 1 मिनट भाई जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निशा जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं प्रयास आवासीय विद्यालय के संबंध में जानकारी चाहूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ बड़े भैया मोतीलाल साहू जी को, जिन्होंने यह हम मुद्दा उठाया है। मेरे विधानसभा में पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से पिनका पार में प्रयास आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है, लेकिन वो स्वीकृति के बाद दुर्ग में वो स्कूल संचालित हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये पिनका पार में कब संचालित हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ के बच्चे डोंगरगांव, खुज्जी और राजनांदगांव, ये तीनों विधानसभा का बॉर्डर पड़ता है। डॉक्टर साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ कोलियारा के बाद से राजनांदगांव विधानसभा लग जाता है, रतन भाट के बाद से डोंगरगांव विधानसभा, इधर खुज्जी लग जाता है, तो 4-4 विधानसभा के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके ये प्रयास आवासीय विद्यालय पिनका पार में। आपने सुझाव दे दिया, मंत्री जी ने नोट कर लिया। माननीय उमेश पटेल जी। श्री सुशांत शुक्ला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आज का प्रश्न प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों पेंशन सुविधा पर है। प्रश्न का जवाब लिखित के रूप में आ चुका है, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि पीआरडीएफ से 19,136 करोड़ रुपए का राज्य को प्राप्त होना है। इस राशि के प्राप्ति हेतु अभी तक राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, और अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है, कब तक प्राप्त हो जाएगी? अध्यक्ष महोदय, जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है उसके कारण केंद्र सरकार से नहीं बल्कि पीएफआरडीए जो संस्था है पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का, उससे कुल 19,136 करोड़ रुपए प्राप्त होना है। बट उसमें इन बिटवीन मतलब कोई एनपीएस को समाप्त कर देता है तो उसको तत्काल पैसा एम्प्लॉयर को अर्थात स्टेट के कंट्रीब्यूशन के लिए वापस पैसा देने की व्यवस्था नहीं है। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे उसके अनुरूप एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो मिलता जाएगा।
ऐसा प्रावधान है। केंद्र सरकार से नहीं बल्कि पीएफआरडीए से इसमें राशि प्राप्त होगा और कुल 19,136 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। जब पीआरडीए के तरफ से पैसे वापिस ही नहीं होने हैं तो ओपीएस लागू करने का प्रावधान राज्य सरकार ने किस आधार पर किया है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य सरकार ने एनपीएस के सिस्टम को समाप्त करके ओपीएस का सिस्टम लाया। कर्मचारियों के लिए कौन सा उनको अच्छा लग रहा था, कौन सा बुरा लग रहा था, ये तो अलग प्रश्न है। बट मुझे लगता है कि तत्कालीन सरकार की गिद्ध दृष्टि थी 19,136 करोड़ रुपए पर, और वो चाहते थे कि वो पैसा को ले लिया जाए, उस पैसा को ले लिया जाए और उसको खत्म कर दिया जाए। एनपीएस में अध्यक्ष महोदय जो 2004 में लागू हुआ था मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, उस एनपीएस के तहत 10% राशि जो एम्प्लॉयर होता है उसको देना होता है और 10% राशि एम्प्लॉई देता है। तो जो भी सरकार अभी वर्तमान में रहती है उसको प्रति माह 10% के हिसाब से एनपीएस के अंतर्गत 10% राशि देना पड़ता है। तो तत्कालीन सरकार वो 10% पैसा देना नहीं चाहती थी, और साथ में 2004 से 2022 तक जो इन्होंने लागू किया वो 11 मई 2022 को लागू किया था। तो जो 18 साल के ड्यूरेशन में, जिसमें से 15 साल तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की आपके मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार थी, उसने बहुत बड़ी 19,136 में से लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि उस समय की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमा किया था। उस पैसा को लेकर के ये फिर से बंदरबाट उसका करना चाहते थे। इसीलिए इनको एम्प्लॉई के मन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि गिद्ध दृष्टि थी 19,136 करोड़ रुपए पर, और जो 10% की एनपीएस की राशि देनी होती है वो भी ये देने से बचना चाहते थे, खा पी के बर्बाद न चाहते थे। इनका उद्देश्य यही था। अध्यक्ष श्रीमती शेषराज हरवंश। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगी, अब चूंकि सरकार आपकी है और हमारी भी सरकार रही है और हम दोनों की मंशा रही है, दोनों सरकार की, कि प्रदेश को सुदृढ़ बनाने का, क्षेत्र के प्रदेश की जनता का ध्यान रखने का, उनकी समस्या का समाधान करने का। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का पूरा जवाब दे दिया है। आपसे आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी कि कर्मचारियों के हित में निर्णय लें। चलिए, बहुत श्रीमती भावना बोरा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 मई 2022 को जो छत्तीसगढ़ राज्य पत्र के 4थे क्रमांक में प्रकाशित था कि भविष्य निधि में लेखों एवं पेंशनों से संबंधित कार्यवाही हेतु पृथक संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी। तो मेरा प्रश्न है, क्या ये स्थापना हो चुकी है या फिर भविष्य में होना है इसे? अभी तक इस पर स्थापना नहीं हुई है और इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि राज्य सरकार ओपीएस को जारी रखेगी या निकटतम भविष्य में एनपीएस की योजना वापस से, दोनों योजनाओं में से कौन सी योजनाएं निकटतम भविष्य में जारी रहेंगी? फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है आपके माध्यम से कि पुरानी पेंशन योजना लागू करते समय जो कर्मचारी सेवा रहते हुए मृत हो गए, उनके परिवारजनों को ओपीएस आने का विकल्प दिया गया था। उस विकल्प के तहत एनपीएस से प्राप्त राशि को जमा करने के बाद ही यह सुविधा चालू होनी थी। आज 1 साल गुजर गए हैं, ऐसे किसी भी कर्मचारियों को संबंधित पेंशन सुविधा जारी नहीं की गई है। क्या कारण है कि जो उनको नहीं दिया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने नियम बनाया था कि एनपीएस में जो उनका कंट्रीब्यूशन की राशि है उसे वापस करने के पश्चात ही ओपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान बनाया था। और एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की राशि को उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है क्योंकि पीएफआरडीए बीच में उनको पैसा नहीं देती है। तो पीएफआरडीए ने जब उनको पैसा नहीं दिया तो इसलिए उन्होंने जमा नहीं किया है, और इस पिछली सरकार ने प्रावधान किया था, इस कारण से उनको प्राप्त नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी। राज्य सरकार के पास जो पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, वो कब तक आएगा और इसमें क्या कोई आगे प्रावधान किया जा रहा है जो पैसा पेंडिंग है उसके लाने के लिए? फिर से बोलिए।
ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसे आने थे राज्य सरकार को, उसके लिए आगे क्या प्रावधान किया जाए उस पैसे को वापस यहाँ लाने के लिए? जी, पीएफआरडीए से ओपीएस के लिए कोई पैसा नहीं आना था। जो एनपीएस लागू हुई 1 अप्रैल सन 2004 को पूरे देश में लागू हुई थी और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर सन 2004 को लागू हुई थी। उस तारीख से जो कर्मचारी रहता है उसका 10% का योगदान शुरुआती दौर में जाता था और जो एम्प्लॉयर है मतलब रोजगार प्रदाता जो है अध्यक्ष महोदय, उसकी ओर से 10% राशि दी जाती थी। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर 14% कर दिया है। तो ये भी दुर्भाग्यजनक बात है कि पिछली सरकार 14% की राशि को राज्य सरकार के लिए लागू ना करके 10% ही कर रही थी। तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, ये दोनों पीएफआरडीए में के माध्यम से एनएसडीएल में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड में जमा होता जाता है। चौधरी जी, मेरा आग्रह है जी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इस दोनों के बारे में विधायक गणों को एक नोट भिजवा दें तो सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये सब कंफ्यूज्ड हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा नोट भिजवा देंगे सभी को तो क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष जी, इसमें एक बोल दिया ना, सबके लिए बोल दिया, एक मिनट सबके लिए बोल दिया भाई। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा सवाल और पूछना सवाल चाहूंगी। 3 हो गए, बहुत हो गए। दोनों जो राशि है एनपीएस की हो चाहे हमारी ओपीएस की जो राशि है, जो पेंशन जो योजनाएं हैं, उन दोनों में से कौन सी पेंशन योजनाएं ज्यादा बेनिफिट देती है? क्योंकि एक जो है वो मतलब डायरेक्ट एक जो उनके इस पे अकाउंट पे जो आता है रिटायरमेंट के बाद में, और एक होता है जो शेयर, जिस हिसाब से शेयर के जो रेट्स बढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो कौन सी योजना है दोनों में से ज्यादा बेहतर है एक पेंशनधारी के लिए? जी, एक्चुअली इसको समझना एम्प्लॉई के लिए भी और हमारे माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। जो भारत की विकास यात्रा में, भारत के इकोनॉमिक स्टोरी में बिलीव करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग एनपीएस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि 1980 से लेकर के 2020 तक का हम पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स या निफ्टी की जर्नी को देखें तो 16% का सीएजीआर बैठता है अध्यक्ष महोदय, 16% का सीएजीआर। 16% का सीएजीआर जो कंपाउंडिंग तरीके से होता है वो बहुत बड़ी राशि बन करके उभर करके आता है। तो जिन लोगों को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है, और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को ही इन जनरल माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि सेंसेक्स और निफ्टी फॉलो करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से एनपीएस की स्कीम बहुत कारगर हो सकती है बहुत सारे लोग। अध्यक्ष जी, बट जो लोग एक सेफ रिटर्न चाहते हैं, अध्यक्ष शेयर में पड़ रहे हैं, उनको ओपीएस में ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी मौका दे दूंगा, इसमें मत करो। इसी में तो है ना, इसमें क्या समझ में आ रहा है? मैं कहा था कलेक्टर साहब ला जी, ग्रोथ वाला बात कलेक्टर क्या करेगा यार इसमें? ये भारत के शेयर है, घाटा थी क्या बढ़ाते कल वो पेंशन वाला। चलिए, तो फिक्स बतावा एक ग्रोथ बढ़े झड़ेला, एक आप जो पुराना ओल्ड चले नया चलाते बता दो। चौधरी जी बैठिए, और घुमा के जन बताओ, कलेक्टर बन के पेंशन और गरीब बन के पेंशन अलग अलग हो। श्री इंद्र साहब अनुपस्थित। श्रीमती भावना वोरा जी प्रश्न करें। मेरा प्रश्न ये है, आदिम जाति विकास मंत्री महोदय जी से मेरा प्रश्न ये है कि बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र पंडरिया के अंतर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में किसानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में की अवधि तक के कितनी सामग्री वितरण की गई है? अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर आप परिशिष्ट देखें तो इसमें सभी लगा दिया गया है जी। उसमें एक बार देख लीजिए। इसमें सवाल ये अध्यक्ष महोदय कि जो 3 साल का जो समय है 2020-21 से लेकर के अभी तक का जो समय है, अगर उसमें वितरण की बात करते हैं तो सिर्फ 18 बंडल जो पाइप्स हैं उसका वितरण हुआ है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो टारगेट था कि सिर्फ इतने ही सामग्री का वितरण था, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें सिर्फ 8 बंडल पाइप का ही वितरण किया गया है। इसकी जानकारी देंगे कृपया। का टारगेट हमारा इतना ही था या हमने टारगेट अचीव नहीं किया है, या बजट का जो प्रावधान था उसमें किस तरीके से था, या फिर इसके प्रचार प्रसार नहीं हो पाया कि सामग्री सिर्फ 8 बंडल ही 3 सालों में वितरण हुई है? अध्यक्ष महोदय, ये राशि परियोजना मद की है
और परियोजना मद में एक क्लस्टर वाइज हितग्राहियों की चयन सूची जारी होती है। तो उसके आधार पे जो परियोजना से जो तय हुआ था, उसके आधार पे जैसे कि ये मही डबरा के 2, ग्राम दमगढ़ के 3 तथा ग्राम छिरछा के 3 कुल 8 हितग्राहियों को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गोरेला से सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु सिंचाई पाइप का वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इतना ही था। बाकी माननीय जो सदस्य होते हैं उनके प्रस्ताव के आधार पे ही परियोजना जो है अपना प्रस्ताव वहाँ रखता है, और आपकी ही उपस्थिति से, माननीय सदस्यों की ही उपस्थिति में वो क्लस्टर वाइज उनका जो प्रस्ताव आते हैं उसकी स्वीकृति की जाती है अलग अलग, कि किसी का पाइप का विस्तार का काम है, किसी का बोरिंग का काम कहीं करना है। तो इस तरह के काम छोटे छोटे लिए जाने का है महोदय। और बहुत बड़ा इसके बावजूद अगर कोई प्रस्ताव हो, कोई बात हो आपके संज्ञान में, तो निश्चित ही आप दे दीजिए, उस पर हम विचार करके इस पर कार्रवाई भी करेंगे और स्वीकृति के योग्य होगा तो हम स्वीकृति भी। ठीक है, धन्यवाद। श्री लखेश्वर बघेल चरणदास जी का प्रश्न करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के संबंध में मंत्री जी को क्वेश्चन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 4 में बताया गया है कि मंत्री महोदय सभी भूखंड 30 वर्षीय पट्टे पर दिए गए हैं। इसमें से 1993 के पश्चात दिए गए पट्टे को छोड़कर सभी पट्टों की अवधि 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लीज की 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात क्या पट्टों का नवीनीकरण और दरों में क्या पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया और कब तक किया जाएगा? ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। क्यों? आपको तो ठोका टाकी का मेडल मिलना चाहिए। चरणदास जी महंत वाला क्वेश्चन, उसके बदले में इन्होंने प्रश्न करना है। जी सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण की पंडरी में कुल 121 एकड़ भूमि थी। पंडरी स्थित प्राधिकरण की भूमियों के विक्रय पट्टा और दरों की जानकारी पूरा चार्ट बनाकर उपलब्ध करा दी गई है। और जो प्राधिकरण की पंडरी स्थित जो 5 एकड़ 70 डिसमिल की भूमि थी, लगभग 23,082 वर्ग मीटर की, उस पे मल्टीप्लेक्स कम सिटी सेंटर का निर्माण डेवलपर मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसकी लागत 129 करोड़ रुपए है। चलिए प्रश्न करिए कोई। जी, और प्रश्न करिए, आप करिए प्रश्न। जी, तो मल्टीप्लेक्स कम सिटी सेंटर का निर्माण डेवलपर मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था। क्या यह कंपनी दिवालिया हो चुकी है और क्या इसके कारण ऋणदाता बैंकों के सिटी मॉल नीलामी कर दिया है? यदि नीलाम कर दिया गया है तो किसने लिया तथा कितने में लिया? जी अध्यक्ष महोदय, उक्त कंपनी एनसीएलटी दिवालिया हो चुकी है और एनसीएलटी में वो कंपनी ये इस कंपनी के मैटर को लेकर गए थे और उसके पश्चात जो पर्ची मंगवा लो साहब, होती ले। एक दूसरी कंपनी इसको ले चुकी है अध्यक्ष महोदय, उसका नाम मैं बता दूंगा माननीय सदस्य को, और एनसीएलटी के माध्यम से उसने लिया है और उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और नई कंपनी को ट्रांसफर किया है। उस कंपनी का नाम अध्यक्ष महोदय आरडीबी रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने एनसीएलटी में जाकर के उसको लिया है अध्यक्ष। चलिए, और कुछ पूछना हो तो जी। संतुष्ट है तो बैठ जाइए। नहीं, संतुष्ट नहीं है, और भी क्वेश्चन है, पूछ लीजिए।
पूछ लीजिए। न्याय यात्रा चल रही माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय पूरा राहुल गांधी जी तक जाएगा। चलिए धन्यवाद। वहाँ और दिल्ली तक पहुंच गए, चिंता मत करा। मेसर गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तथा रायपुर विकास प्राधिकरण के मध्य निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार कितना निर्मित क्षेत्र प्राधिकरण को प्राप्त होना था और कब प्राप्त हुआ और इसका प्राधिकरण ने क्या उपयोग किया है? जी अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण को उक्त सिटी सेंटर मॉल से 41 करोड़ 51,000 रुपए की राजस्व प्राप्ति जो एक मुश्त होनी थी वो हुई है, और उसके अलावा लीज रेंट जो ग्राउंड रेंट है वो 2 करोड़ 66,53,315 रुपए एनुअल प्राप्त होता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे 2 करोड़ 66,53,315 रुपए प्रति वर्ष की हिसाब से प्राप्त होता है, और जो शुरुआती दौर में जो उनका एग्रीमेंट था उसके अनुसार 41 करोड़ 51,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। आरडीए के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए जो उनके बॉडी और उनकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार इस पैसे का खर्च किया जा रहा है। ठीक। आपने लिखित उत्तर में यह बताया है कि वर्तमान में सिटी सेंटर मॉल के कारण प्राधिकरण को कोई लेनदारी नहीं है। हमारी जानकारी के अनुसार नगर पालिका निगम रायपुर से प्राप्त भवन निर्माण अनुज्ञा का उल्लंघन करके यदि निर्माण करने के कारण रायपुर विकास प्राधिकरण का पर लगभग 18 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई थी। पेनाल्टी की यह राशि वास्तव में कितनी और उसका कितना भुगतान प्राधिकरण को के द्वारा कब किया गया? इसके अतिरिक्त क्या 95 लाख रुपए संपत्ति कर भी देय है? क्या दूसरा क्वेश्चन, क्या रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा भूखंड का विक्रय नीलामी के जरिए क्या गया था कि यदि हाँ तो कब तक कितने भूखंडों का किन किन दरों पर विक्रय किया गया था? अध्यक्ष महोदय, जो एनसीएलटी के का जो डिसीजन है उसमें मेसर्स गुप्ता से आरडीबी इंफ्रा को जो शिफ्ट हुआ है उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की गई उसको आरडीबी इंफ्रा ने पूरा किया है। और माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है कि आखिर इनको नगर निगम से क्या लेनदारी है, अगर ऐसा कोई विषय है तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं उसे पता करके माननीय अध्यक्ष महोदय जी को कल तक। चलिए, बहुत अच्छा। प्रश्न क्रमांक 8। मामला ऐसे लगता है किसी बचाने का है, ऐसा तो साजिश नहीं है। मान ये तो मैं जो उत्तर आई है संतुष्ट नहीं है, लेकिन कोई किसी आदमी को बचाने के लिए इस प्रकार से आपने उत्तर दिया है, ये संत नहीं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 श्री धर्मलाल कौशिक के स्थान पर श्री अजय चंद्राकर जी प्रश्न पूछेंगे। सही से पूछा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के अंतर्गत जो परिशिष्ट लगाया गया है और उसमें जो कार्यवाही करनी है उसके संबंधित जो पत्ता है वही गायब है, 7 नंबर पेज। तो परिशिष्ट में एक पन्ना ही गायब है, तो इसको अगले दिन के लिए रख लिया जाए ना, क्योंकि कार्यवाही जो बतानी है उसी का एक पन्ना गायब है, तो मैं पूछूंगा कैसे? कार्यवाही तो हुई नहीं है। आप समझ लो धीरे धीरे कैसे गायब हो जाते। तू यादव अकल वाला बात है। हाँ, ये अकल वाला बात है, तेरे खाते मेरे पे बोला शुरू कर। परिशिष्ट में जिसमें कार्रवाई होनी है, राजपत्र जो मुझको दिया है एक पन्ना ही गायब है। तो इस प्रश्न को चाहे तो आप अगले दिन के लिए रख लीजिए जब मुझे पूरा परिशिष्ट दिया जाए। चलिए, आप प्रश्न तो करिए फिर। तो उसमें कार्रवाई यदि जो गड़बड़ हुई उसमें कार्रवाई की जो पंडिका है तो बता देंगे मंत्री जी आप, लेकिन परिशिष्ट में तो गायब है माननीय अध्यक्ष। आपको उपलब्ध कर देंगे। चलिए चौधरी जी बताइए। अध्यक्ष महोदय, अभी पूछा ही नहीं हो, आप बताने कहा जा रहे हैं। यदि पत्ता गायब होते मंत्रिमंडल हम चंद्राकर जी गायब हो जाते। चलिए पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे इसमें तो टोटल 52 लाख टन राखड़ निकला है और 16 लाख का निष्पादन हुआ है और लगभग 35 लाख का निष्पादन नहीं हुआ है। तो निष्पादन नहीं होने के कारण क्या है, वो कहां पर है, और जो गैर निष्पादित राखड़ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नियम प्रक्रियाएं क्या क्या है, उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, ये जो टोटल
चार्ट जहां कितना कितना माहवार बाल्को संयंत्र कोरबा के द्वारा जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक जो प्रश्न अवधि है उसमें फ्लाई एश इसमें एकदम सीधा पॉइंटेड है, ये सब लिखा पढ़ा है जी। इसमें सीधा प्रश्न है जो आपने बद दिया है मुझे, ये चार्ट जिसका एक पन्ना गायब है, आपने बाल्को से 35,000 आपका निकला है राखड़ मीट्रिक टन में, और एक बाल्को 540 मेगावाट में 16,34,881 निकला है। आपने निष्पादित किया है मात्र 16 लाख को, तो बाकी जो बचा हुआ है वो कहां गया? और उसको निष्पादित एनजीटी के इस संबंध में नियम क्या है? गैर निष्पादित चीजों का स्थिति क्या है, ये मुझे बताएं आप। जो इनका निष्पादन है मंत्री महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसका पूरा डिटेल मेरे पास चार्ट में उपलब्ध है। उसको जो एनजीटी के और भारत सरकार के नियम हैं उसके अनुसार बाल्को के ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, निचले एरिया के भू भराव में, माइन फिलिंग में, रोड कंस्ट्रक्शन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से प्रश्न में आ रहा हूं, ये जितने बता रहे हैं उसमें 16 लाख 19 लाख टन को निष्पादित कर दिया, लगभग 36,44,00,000 टन जो निष्पादित नहीं हुए हैं वो कहां है? उसकी स्थिति क्या है? उस संबंध में एनजीटी क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हैं ये बताएं, फिर मैं अगला प्रश्न करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राखड़ निष्पादित नहीं हो पाता है उसको साइलो में स्टोर करके रखा जाता है, और उसका क्रमिक रूप से जो अधिसूचना है, जो नोटिफिकेशन है फ्लाई एश डिस्पोजल के, उसके अनुसार किया जाता है। इसकी कॉपी भी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। 23 महीने का मैंने पूछा है, 23 महीने में आप कितनी बार निरीक्षण करने गए, और जब 23 महीने में 36 लाख टन निष्पादित नहीं हुआ तो उसमें पेनाल्टी का भी नियम है, आप कितनी पेनाल्टी वसूल किए जी? पहले तो कितनी बार निरीक्षण किया 23 महीने में ये बताइए, और 23 महीने तक यदि निष्पादित नहीं हुआ तो उसके कारण क्या है, और यदि निष्पादित नहीं हुए तो पेनाल्टी आपने कितनी वसूली? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 23 जो महीने हैं उसमें 4 बार विभाग के द्वारा जाकर के कार्रवाई किया गया है, और ये जो 4 बार हैं कार्रवाई जो की गई है उसमें जो स्थल हैं, भूभराव स्थल ग्राम कुरुडी जिला कोरबा है, वहां पे क्षेत्रीय अधिकारियों कनिष्ठ वैज्ञानिकों ने। मंत्री जी, मेरे प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिए। नहीं, आप कार्रवाई का अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई कब कहाँ किया गया है उसकी जानकारी चाहिए गई है, वही जानकारी मैं बता रहा हूँ। सुनिए माननीय मंत्री जी, बैठे बैठे तो सीनियर आदमी हो, बोलना नहीं चाहिए, है ना? और या नहीं तो न्याय यात्रा में जाओ, नहीं तो बैठे बैठे बोलना। हम तो आपको समझ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न को क्या लखमा जी, ये ना आपका प्रश्न है ना संदर्भ है, कृपया बैठकर ना बोले। कोई भी प्रश्न करना है आप अनुमति लेके बोले तो अच्छा, बहुत सीनियर हैं आप, ये कृपया इसकी चिंता करें। एनजीटी इसमें सख्त कार्रवाई करती है। पर्यावरण का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 23 महीने में आपने 36,000 मीट्रिक टन निष्पादित नहीं किया, और निष्पादित नहीं करके उसको सड़कों में बिछा दिया, कहीं भी फेंक दिया गया। अंतरिक्षी यान चल दी, सो फेंके नहीं हुआ। अरे बैठते यार, एनजीटी के मतलब भी नहीं जाना, सो पूछा थे। जानता साहब, जानता मैं। तुम जब आया तब राखड़ किस साल खेत पे फेंका था, ये तो पूछा था यार। राखड़ कहाँ की, इस कंपनी ने पूरा सौंप दिया, वही तो पूछा था यार। हो गए, और किसी टोक लो। चलिए कृपया बैठिए, आप प्रश्न करिए। मैंने कहा निष्पादन आपने कहाँ किया? नहीं, मैंने यह पूछा कितनी बार निरीक्षण, 4 बार आपने बताया, कितनी बार करना चाहिए, और निरीक्षण के बाद जब निष्पादन नहीं हुआ तो की गई कार्रवाई, और उसमें पेनाल्टी के क्लास हैं तो कितनी पेनाल्टी वसूल की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मैं बता रहा था, और माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है कि जितना राखड़ फ्लाई एश उत्पादन हो रहा है उसका निष्पादन हो रहा है कि नहीं। जो चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं उससे स्पष्ट है कि जितने प्रति माह जो उत्पादन हो रहा है फ्लाई एश का, उससे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है।
उसमें अलग अलग तरीके से डिस्पोज करने के 2 अलग अलग टेबल हैं। उन दोनों को ऐड करके माननीय सदस्य देखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि जो मंथली प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा यूटिलाइजेशन प्रति माह हुआ है, और पुराना जो उनका बचा हुआ था उसका भी फ्लाई ऐश डिस्पोज करने की कोशिश की जा रही है। जो कार्रवाई की गई है उसी का मैं विवरण दे रहा था। ग्राम कुरुडी का निरीक्षण किया गया है, ग्राम ढोकदरहा का निरीक्षण किया गया है, ग्राम कुकरी चोली का निरीक्षण किया गया है, ग्राम पाड़ीमार का निरीक्षण किया गया है। जो 11 सितंबर 2023 को एक निरीक्षण और 2 निरीक्षण किए गए हैं। 13 सितंबर 2023 को एक निरीक्षण किया गया है और 12/9/2023, 13/9/2023 और 11/9 इन 2023 में 4 बार निरीक्षण किया गया है 4 स्थलों का। और इसमें माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कितना जो पेनाल्टी इम्पोज किया गया, वो 1,25,000 प्रथम केस में, 1,25,000 दूसरे केस में और तृतीय केस में 1,25,000 किया गया है। चौथा केस में 3 लाख रुपए की पेनाल्टी इम्पोज की गई है। पेनाल्टी का प्रोविजन अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने जानना चाहा है, तो उसमें जो प्रति टन होता है उसमें प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी इम्पोज किया जाता है जो फ्लाई ऐश डिस्पोज हुआ रहता है। चलिए, नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों का मैंने जो पढ़ा है ये चूंकि पर्यावरण से और एनजीटी से जुड़ा मुद्दा, आपने जो मुझे 540 मेगावाट का बताया और 1200 मेगावाट का अलग अलग बताया है, मैंने दोनों को, आपने दोनों को अलग अलग बता दिया, थैंक यू। लेकिन कुल मिला के लगभग 36 लाख निष्पादित नहीं हुआ और वो पन्ना गायब है। आप कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि कितनी बार उनको निरीक्षण करना चाहिए एनजीटी के। आपने 4 बार कहा, 23 महीने में 4 बार, तो नियमतः एनजीटी के नियमानुसार कितनी बार निरीक्षण करना चाहिए? और 36 लाख मीट्रिक टन निष्पादित नहीं हुआ तो पेनाल्टी कितनी वसूल होनी चाहिए? और दोनों में यदि नियमों का आपने एनजीटी के निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ तो आपने क्या कार्रवाई की? डिपार्टमेंट के ऊपर, जांच करने वाले के ऊपर, कम पेनाल्टी वसूलने के वाले के ऊपर, यह मुझे जानना है। और आप जो 36 लाख बकाया है, जो आप कह रहे हैं कि उसको भी निष्पादित करने की कोशिश हो रही है, तो अब तक जो बकाया है उसको कब तक निष्पादित आप कर लेंगे? वो जितना आपने निष्पादित किया उससे कई गुना ज्यादा है, ये मैं जानना चाहता हूं, स्पेसिफिक बता दीजिए उसको। जो अभी वर्तमान में जितना फ्लाई ऐश अध्यक्ष महोदय उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा का निष्पादन होता जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, आखिरी प्रश्न अध्यक्ष जी, नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर आ जाओ। मैंने ये कहा जो 36 लाख डंप है वो मैंने मान लिया कि अभी कर रहे हैं। 36 लाख जो डंप है वो मैंने पूछा, एक कि उसका निष्पादन किस तरह से कब तक करेंगे आप, दूसरा आपको नियमों के तहत कितनी बार जांच करनी चाहिए और आपने कितनी बार जांच की, और नियमों के तहत 36 लाख में कितना पैसा जुर्माना वसूल होना चाहिए पेनाल्टी, और कितना पेनाल्टी वसूल किया, और दोनों काम नहीं किया उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? ये मेरा प्रश्न। कार्रवाई बता दीजिए अध्यक्ष महोदय। मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कितने समय में किया जाना है उसका नहीं किया गया है, और मुझे भी लगता है कि ये जितने बार इंस्पेक्शन किया गया है वो कम है। हम भविष्य में ज़्यादा फ्रीक्वेंट इसका इंस्पेक्शन विभागीय रूप से कराते रहेंगे। और जो सदस्य महोदय ने जानना चाहे कि क्या स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कितने समय में करना है ऐसा कानून में नहीं लिखा है, बट जन सामान्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से हम इसको देखेंगे। और माननीय सदस्य महोदय ने जो पेनाल्टी की बात कही है उसको भी मैं विभागीय रूप से चेक करा लूंगा कि जो पेनाल्टी इम्पोज की गई है वो गलत तो नहीं की गई है या कम तो नहीं। चलिए, पर्याप्त ना हो तो कर देना। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके सलाह चाहिए मोर क्षेत्र अध्यक्ष जी, इसी में प्लीज करिए। एक मिनट ठीक है, इनका भी प्रश्न। माननीय मंत्री जी, चलिए, माननीय मंत्री जी, मोर आपसे और निवेदन है, मोर एरिया हर तो समय कलेक्टर रहा था, बड़ कंपनी खुले रही सो समय, आज जो मैं राखड़ ला किसान के में फेंक के भाग जाते, बिना कुन खेत रहते और संझा जावा थे तो हर राखड़ पटा जाते, ऐसे से शिकायत मिले है। आपसे निवेदन है उमर कार्रवाई करिएगा। और दूसरा लिख के दीजिए मंत्री। हाँ, दूसरा उमर खली गली में निकालते, गाड़ी में ले जाते, राखड़ श्रीमती छात्री नंदी जाते, एला मना करिया, मैं लिख के दिया भाई आप लोग। श्रीमती छात्री नंदी उपस्थित हैं इसी में। आप कहाँ सुकमा और कहाँ कोरबा आ गए? चलो पूछो। अभी
चंद्रकार का दिल इतना जल रहा था। एक तो वरिष्ठ कौशिक जी क्वेश्चन था, वो भी वरिष्ठ है। ये मंत्री नहीं बनने से ये कितना जल रहा है। ये विद्वान मंत्री क्या क्या इन लोग मंत्री बन गए, हमको इतना दिल से खूल के बता रहे थे उसका दिल क्या हुआ, इसलिए भग गए। आप दुखी तो नहीं हो? मन कर दिया। आप दुखी तो नहीं हैं? मैं तो ठीक हूं। बात ठीक। मैं ठीक। शास्त्री जी जी, मैं आदिम जाति विकास मंत्री महोदय से ये पूछना चाहा था कि महासमुंद जिले में पिछले 3 वर्ष और वर्तमान वित्तीय दिनांक 10/1/2024 तक पीड़ित क्षतिपूर्ति के तहत कतकी पीड़ित मल्ला कतकी राशि आवंटित करे गए हैं। वर्षवार हितग्राही के नाम सहित जानकारी बताएं। चलिए जवाब। छत्तीसगढ़ हिंदी। अध्यक्ष महोदय, हिंदी बोलना है। आप हिंदी छत्तीसगढ़ी की जो भी आपको पसंद है बोल सकते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल निष्फिक्र हो गए। एकर में ए बढ़िया से तय देख ले। एक परिशिष्ट में पूरे नाम सहित ओकर में दर्ज है, बोला देख ले और कोई दिक्कत होई तो फिर से मोर से मिल ले, बात कर ले। बोला मैं निपटा दूं। दिक्कत हावे तभे तो लगाए हैं, काका दिक्कत हावे तभे लगाए हैं। चलिए 1 मिनट प्रश्न करिए आप। उल्लेखित अवधि के दौरान कतकी प्रकरण का कारण से लंबित है। वर्षवार हितग्राही के नाम सहित जानकारी बताएं। तो जल्दी जल्दी बोल, होती साइंस आई थी। अरे है भाई, पूरी जानकारी मैं रख दूंगा। और कोई विशेष किसी का नाम बचा है माननीय अध्यक्ष महोदय तो दे दें। मेरे पास पूरी जानकारी है कि किन किन कारणों से है। कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए तो बता दीजिए आप। एमा ऐसे लड़का मन है जे मन के प्रथम किस्त तो मिले है, लेकिन द्वितीय किस्त अभी तक के मिल नहीं पाए है। जैसे एक लड़का है झरना दास, ये बसना ब्लॉक के लड़का है और ये पास्को एक्ट लगे हिस्से के ऊपर ये लड़का ला पहली किस्त मिले है, लेकिन एक दूसरा किस्त अभी तक के जमा नहीं हुए है आवेदन करे के बाद। चलिए दिखवा लीजिए इसको। ठीक है कि दिखा के मैं दिलवाए दे हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ उनको बता दीजिए कब तक वाला मिल जाए, ये मैं जानना चाहता हूँ। कब तक मिलेगा बता दीजिए। अति शीघ्र। चलिए श्री आशाराम नेताम। जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष आशाराम नेताम जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ, आपका प्रश्न। हाँ, करिए करिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पीड़ित क्षतिपूर्ति है ये कतकी दिन में दे के शासन के आदेश है, एमे निराकरण कतकी दिन में होना चाहिए और ये निराकरण हर अतका लंबा का पर जात है, एक में जानकारी चाहता हूँ। अब अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि इसमें अलग अलग धारा, अलग अलग जो संगीन जो अपराध हैं उसके तहत प्रकरण दर्ज होते हैं। दर्ज होने के बाद उसकी तफ्तीश होती है और न्यायालय तक जाता है। उसके अलग अलग केस के आधार पर उन्हें जैसे अलग किसी को सामाजिक रूप से अपमानित करने के लिए उसके लिए अलग से है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर 25% देते हैं। न्यायालय आरोप पत्र भेजा जाता है तो 50% देते हैं। फिर न्यायालय अभिमुख अगर न्यायालय से वो दोष सिद्ध होता है तो उसे फिर से 25% दिया जाता है। तो अलग अलग अपराध के आधार पर उन्हें निर्धारित है, उसके तहत जो है दिया जाता है। अगर इस प्रश्नकाल समाप्त। कृपया बैठे।